हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड मृदा जीवांश पदार्थ या सोइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपनी चर्चा चल रही है नाइट्रोजन चक्र से संबंधित। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानकारी दे चुका हूं। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को बात बिल्कुल यहां पर समझ में आई होगी। यानी सिंपल सी बात यह है, देखो नाइट्रोजन चक्र का मतलब होता है कि नाइट्रोजन, वायुमंडल और मृदा, इन दोनों के मध्य नाइट्रोजन के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। अब ये नाइट्रोजन चक्र जो होता है, इसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस रूप में संपन्न होती है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं, मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम। देखिए, नाइट्रोजन चक्र के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रक्रम होते हैं, उन सभी प्रक्रमों को अपन यहाँ पर एक एक करके चर्चा करते हैं। और इन प्रक्रमों में सबसे पहले आता है आपका स्थिरीकरण। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है। मृदा में नाइट्रोजन का अधिकांश भाग अकार्बनिक रूप में उपस्थित होता है। देखिए, मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होता है ना, उस नाइट्रोजन का अधिकांश भाग अकार्बनिक रूप में होता है। अब ये जो अकार्बनिक रूप में नाइट्रोजन है, ये उच्च पौधों को प्राप्त होता है। यानी कि उच्च पौधों को अकार्बनिक रूप में जो नाइट्रोजन मृदा के अंदर उपलब्ध है पहले से ही, वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फिर ये जो स्थिरीकरण प्रक्रिया होती है ना, इसके माध्यम से अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। इनके अतिरिक्त रूप से जो नाइट्रोजन मृदा के अंदर अकार्बनिक रूप से उपस्थित है, उस अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्थिरीकरण कहलाती है। तो देखो, वह प्रक्रम जिसके द्वारा अकार्बनिक नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे अपन स्थिरीकरण कहते हैं। ध्यान रखेंगे भाई, एक साथ में दो प्रक्रियाएं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजन कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिजन। कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजन कहलाता है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन का वापस कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये दो प्रक्रियाएं एक साथ अपन यहाँ पर देख रहे हैं, एक साथ अपन पढ़ रहे हैं। और क्या है प्रक्रियाएं, तो देखो, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजन कहलाता है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन का वापस कार्बनिक नाइट्रोजन में बदल जाना स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप लोगों से केवल परिभाषाएं इनकी पूछी जाएगी, तो आपको परिभाषाएं ही सीधी याद रखनी, क्योंकि एक एक नंबर में आप लोगों से डायरेक्ट परिभाषा वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप लोग बताएंगे कि कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजन, और अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो पहला पद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन खनिजन के बारे में। दूसरा प्रक्रम देखो, वह प्रक्रम जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बनिक नाइट्रोजन यानी कि अमोनियम व नाइट्रेट में रूपांतरण होता है, उसे खनिजन कहते हैं। देखो, परिभाषाएं तो मैं दोनों की आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो खनिजन में वास्तव में होता क्या है, खनिजन प्रक्रिया के अंदर वास्तव में होता क्या है। तो देखो, इसके फलस्वरूप कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे अमोनियम व नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है। यहां पर आप लोग कॉमा लगाएंगे। क्या बोला है मैंने आप लोगों से, हाँ, मैंने आप लोगों से बोला है कि इसके फलस्वरूप कार्बनिक नाइट्रोजन जो होता है, वो धीरे धीरे अमोनियम और नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण तीन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। यानी कि सुनो ध्यान से, खनिजन प्रक्रिया में हो क्या रहा है, कार्बनिक नाइट्रोजन बदल रहा है अकार्बनिक नाइट्रोजन में। अब सुनो ध्यान से, कार्बनिक नाइट्रोजन बदलेगा किसमें, अकार्बनिक नाइट्रोजन में। और अकार्बनिक नाइट्रोजन किस रूप में होती है भाई, ये होती है आपकी अमोनियम व नाइट्रेट के रूप में होती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कार्बनिक नाइट्रोजन से अकार्बनिक नाइट्रोजन
यानी अमोनियम या नाइट्रेट बनने के लिए मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती है और इन 3 प्रक्रियाओं के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला होता है अमीनीकरण, दूसरा होता है अमोनीकरण और तीसरा होता है नाइट्रीकरण। ठीक है, तो ये तीनों ही प्रक्रियाएं आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाई, तो मैंने आपको बता दिया है कि कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन अर्थात अमोनियम या नाइट्रेट में आपको बदलना है। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं भाग लेती है, यानी इस पूरी खनिजीकरण प्रक्रिया में, इस खनिजन प्रक्रिया के अंदर मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं काम में आएगी। उसमें पहली होती है अमीनीकरण, दूसरी होती है अमोनीकरण, तीसरी होती है नाइट्रीकरण। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन अकार्बनिक नाइट्रोजन अर्थात अमोनियम में नाइट्रेट में बदलते कैसे हैं, तो इसको मैंने एक प्रोसेस के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस चीज को ध्यान से देखो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है प्रोटीन के रूप में, है ना। बार बार आपका एक वर्ड आ रहा है कि सर कार्बनिक नाइट्रोजन क्या चीज होती है, तो भाई कार्बनिक नाइट्रोजन क्या होती है, प्रोटीन के रूप में होती है। कार्बनिक नाइट्रोजन किस रूप में होती है, प्रोटीन के रूप में होती है। इसका एंजाइमों के द्वारा जल अपघटन होता है। सबसे पहले क्या होगा, इस कार्बनिक नाइट्रोजन का, इस प्रोटीन रूपी नाइट्रोजन का एंजाइमों के द्वारा जल अपघटन होगा। तो पहले बनेगा प्रोटियोसस, प्रोटियोसस के अपघटन से पेप्टोन्स बनेगा, पेप्टोन्स के अपघटन से एमिनो अम्ल बनेगा, एमिनो अम्लों से नाइट्राइट बनेगा और नाइट्राइट से नाइट्रेट का निर्माण अंतिम रूप से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर हो रही है, इन्हीं को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, खनिजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, खनिजन कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ गई है कि खनिजन प्रक्रिया के अंदर जो जितने भी पद होते हैं उनमें 3 प्रक्रियाएं मुख्य है, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। एक एक को अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो सुनो ध्यान से। खनिजन की पहली प्रक्रिया है अमीनीकरण। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन्स व अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइमों की क्रिया से एमिनो अम्लों में बदलेंगे। यानी सुनो ध्यान से, ये कार्बनिक नाइट्रोजन था, ये कार्बनिक नाइट्रोजन एंजाइमों की क्रिया के परिणाम स्वरूप किसमें बदलेगा, सबसे पहले एमिनो अम्लों में। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो ये प्रक्रिया आपको दिख रही है, ये क्या कहलाती है, अमीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ये अमीनीकरण कहलाती है। तो ध्यान रखें, प्रोटीन्स का या फिर अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का किसमें बदलना, एमिनो अम्लों में बदलना अमीनीकरण कहलाती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें परपोषित मृदा सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। यानी कि ये एंजाइम मिलेंगे कहां से, ये एंजाइम होते हैं किसके पास, सूक्ष्म जीवों के पास। ठीक है, तो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया को संपन्न करवाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास एंजाइम होते हैं जो इस कार्बनिक नाइट्रोजन को अंतिम रूप से एमिनो अम्लों में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या थी, अमीनीकरण थी। इन जीवों से संश्लेषित बाह्य प्रोटीन, देखो क्या होता है, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इनके अंदर संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन होती है, और ये क्या करती है, ये अपघटक एंजाइम प्रोटीन, अपघटक एंजाइम प्रोटीन जो होती है तथा नाइट्रोजन युक्त, सुनो ध्यान से, हाँ यहाँ पर 2 चीजें, थोड़ा एक कोमा से आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से एक लास्ट में आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा है लाइन, कि इन जीवों से संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन और अपघटक एंजाइम, यानी कि ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव अपघटक प्रोटीन उत्पन्न करते हैं या फिर बाह्य कोशिका प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, अपघटक एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो उस प्रोटीन को, इस प्रोटीन को अपघटित करेंगे और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमीनीकरण कहलाती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से देखो, अपन ने यहां पर एक बात की है कि जो ये प्रक्रियाएं होती है आपकी खनिजन के अंदर, उसमें सबसे पहला आता है अमीनीकरण। ठीक है ना, चलो, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे इस चीज को। मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रमों के अंदर सबसे पहला नाम आता है स्थिरीकरण का, और उसके अपोजिट में नाम आता है खनिजन का। ठीक है, वो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना
खनिजन कहलाता है और अकार्बनिक नाइट्रोजन का वापस कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। परिभाषाएं दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। अब सुनो ध्यान से, खनिजन प्रक्रिया में कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे अमोनियम व नाइट्रेट जो अकार्बनिक नाइट्रोजन होती है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं और ये प्रक्रिया मुख्यतः 3 पदों में होती है, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। तीनों प्रक्रियाओं को एक प्रोसेस के रूप में लिखना चाहें तो कार्बनिक नाइट्रोजन प्रोटीन रूप में होती है जो एंजाइमों की क्रिया से प्रोटियोसिस बनाती है, फिर पेप्टोन्स बनाएगी, फिर एमिनो अम्ल बनाएगी, फिर नाइट्रेट बनाएगी और अंतिम रूप से नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगी। खनिजन की पहली प्रक्रिया अमीनीकरण, इसमें होता क्या है तो इसमें प्रोटीन और अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइमों के प्रभाव में आकर एमिनो अम्लों में बदलेंगे, यानी प्रोटीन्स का एमिनो अम्लों में बदलना अमीनीकरण कहलाता है। होगी बात समझ में आ गई। अब इस प्रक्रिया के अंदर परपोषित मृदा सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर एंजाइम काम आ रहे हैं ना, और एंजाइम कौन स्त्रावित करेगा तो एंजाइम सूक्ष्मजीव स्त्रावित करेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव भाग लेते हैं। अब ये सूक्ष्मजीव करते क्या है वास्तव में, तो भाई इन जीवों से संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन, यानी सूक्ष्म जीवों के अंदर संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन होती है या फिर अपघटक एंजाइम होते हैं। ये 2 पदार्थ होते हैं सूक्ष्म जीवों के पास। तो ये क्या करेंगे, ये पदार्थ जो होते हैं ना, ये पदार्थ प्रोटीन और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को अपन अमीनीकरण बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो तो ये पद अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात यहाँ पर समझ में आई है। अब क्या होता है अमीनीकरण, इस चीज को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए इसमें आगे। देखो इसी प्रकार से मैं हर एक चीज को 2-2 बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको बिल्कुल कान में जो है सामने मोबाइल को रखकर लैंडस्केप मोड पर, साथ में कान के अंदर ईयरफोन आपको लगाना है और आप लोग इसको सुनते जा रहे हैं। ठीक है, और नोट्स यदि आप लोग साथ बनाना चाहते हैं तो साथ में बना सकते हैं, वरना एक बार फिर वापस रिपीट करके पॉज करके नोट्स आप लोग बना सकते हैं। और संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इस प्रकार से एक एक चीज को बहुत अच्छे से अपन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा, तो आप लोग उस चीज को अच्छे से सुनने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पर अमीनीकरण के बारे में। तो देखो अमीनीकरण की जो ये प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया के अंदर मुख्यतः होता क्या है, इसमें प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनका एंजाइमों द्वारा अपघटन होता है। एंजाइम द्वारा क्या होगा, अपघटन होगा। एंजाइम द्वारा इनका अपघटन होगा भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर। एंजाइम द्वारा इसका अपघटन होगा और अपघटन होने से संकीर्ण एमिनो यौगिक, अपघटन होने से क्या बनेगा, संकीर्ण एमिनो यौगिक बनेंगे, यानी एमिनो अम्ल आप लोग बोल सकते हैं, एमिनो यौगिक बनेंगे। प्लस CO2 बनेगा, प्लस एंजाइम पुनः प्राप्त हो जाएगा और साथ में अन्य यौगिक यहां पर बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्लों में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, एमिनीकरण अपन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यहां पर ध्यान रखिए, इस ई को अपन यहां पर ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई ना,
इन ऊर्जा का उपयोग करेगा कौन? तो इस ऊर्जा का उपयोग करता है भाई आपका सूक्ष्म जीव, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव ही तो एंजाइम द्वारा अपघटन कर रहा है ना इसका, प्रोटीन का। तो यहां पर जो सूक्ष्म जीव एंजाइम दे रहा है, वो एंजाइम दे क्यों रहा है? वो ऊर्जा के कारण दे रहा है, क्योंकि यहां पर ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा का उपयोग वो सूक्ष्म जीव कर लेता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए। इस लाइन में अपन लिख लेते हैं इस चीज को एक लाइन में कि इस प्रक्रम में उत्पन्न ऊर्जा सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में ली जाती है। ठीक है भाई, तो यहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग में ले ली जाती है। अब देखो भाई, अमीनीकरण में प्राप्त ऊर्जा एमिनो यौगिकों का उपयोग दो प्रकार से होता है। ठीक है, इस चीज को भी लिख लेते हैं अपन। अमीनीकरण में प्राप्त ऊर्जा कोमा एमिनो यौगिकों का उपयोग दो प्रकार से होता है। कैसे होता है भाई इसका उपयोग, वो भी देख लेते हैं। तो इसका उपयोग सबसे पहला तो होता है मृदा में उपस्थित जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना आपके, ये सूक्ष्म जीव मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि ऊर्जा का उपयोग कौन करेंगे? सूक्ष्म जीव करेंगे। और किसमें करेंगे? अपनी कोशिकाओं के संश्लेषण में इसका उपयोग ये करते हैं। तो इसी चीज को लिख लेते हैं, मृदा में उपस्थित जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में। पहला उपयोग तो ये हो गया। दूसरा उपयोग देखो तो सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से एमिनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ये एमिनो यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से एमिनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन, सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से खनिजन की पहली प्रक्रिया जो होती है, इस खनिजन की पहली प्रक्रिया के अंदर अपन ने अमीनीकरण की बात की है। और इस अमीनीकरण के अंदर मैंने आपको बताया प्रोटीन व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइमों के प्रभाव में एमिनो यौगिक बना लेंगे, साथ में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। एमिनो यौगिक और ऊर्जा जो उत्पन्न हुई है इसका उपयोग कहां पर होगा? तो ऊर्जा का उपयोग करेंगे जीव और सूक्ष्म जीव कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में। और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो एमिनो यौगिकों पर क्रिया करके उन्हें सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये थी अपनी
खनिजन की पहली प्रक्रिया जो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आई होगी। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा खनिजन में 2 प्रक्रियाएं और होती है और वो है आपकी अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। तो इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।